एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का लेक्चर नंबर 44 केमिस्ट्री का। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम चैप्टर नंबर 11 डिस्कस कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें हमने लास्ट टाइम कोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था जो कि हमने पढ़ा था। तो आज हमने डिस्कस करना है, उस कोल को लेके चलेंगे। आज हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास 62 है और यूनिक नोट्स में आपके पास 57 है। वहाँ पर बाकायदा क्वेश्चन बना गया है, एक्सप्लेन या राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। बेटा, हमने लास्ट टाइम कोल पढ़ा था, तो आज हमने कोल की डिस्टिलेशन करनी है। कोल को डिस्टिल करना है, यानी कोल को डिस्टिल करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कोल से हासिल करने हैं। ठीक है, तो कोल को डिस्टिल करके कोल को एक केमिकल प्रोसेस या फिज़िकल प्रोसेस या फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस से गुजार के हम उसमें से बहुत सारे और कंपाउंड उसमें से हासिल करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है क्या? डिस्ट्रक्टिव का मतलब आपको समझ आ रहा है, डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रॉय से है, यानी कोल को तोड़ देना। अब कोल तो हमारे पास आ गया, अब कोल को क्या करना है, आपने हीट करना है, बर्न नहीं करना, हीट करना है। ये प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्चुअली कोल को अगर हम हीट करें, इसकी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। कोल को जी आपने स्ट्रांगली हीट करना है, हीट करना है, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है। कैसे हीट करना है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर is called destructive distillation of coal, right? यानी कोल को आपने स्ट्रॉन्गली हीट करना है, लेकिन कैसे हीट करना है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एयर की एब्सेंस में, एयर ना हो वहाँ पे। ठीक है, ये उसके लिए कंडीशन है। अच्छा, जब इसकी एब्सेंस में हम उसको हीट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि यानी कोल को आपने हीट करना है जहाँ पर एयर ना हो, सिर्फ हीट प्रोवाइड करनी है। उस हीट से क्या होगा, कोल आपको पता है मिक्सचर है। अब मिक्सचर में क्या होगा, जो कंपाउंड्स हैं ना वो आहिस्ता आहिस्ता अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन से इसमें से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स इसमें से निकलते हैं? सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास जो आता है बेटा, दैट इज़ कोल गैस। इसको हम कोल गैस बोलते हैं। पहले नंबर पे जो आता है वो क्या होता है? कोल गैस। जी, कोल गैस के अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी चीज़ आती है? दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी अमोनिकल लिकर। अमोनिकल लिकर, ये अमोनिकल लिकर है, अमोनिया से है। दूसरी चीज़ ये होगी हमारे पास। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सी होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर 3,
हमारे पास जो तीसरा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है दैट इज कोल तार। कोल तार, ठीक है, ये अमोनिका लिख कर कोल तार, ये सारी चीज़ें हैं। और चौथे नंबर पे और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ मिलती है इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी दैट इज कोक। कोक, ये जो पीते हैं आप कोक, ये वो नहीं है, इसका नाम कोक है लेकिन उसी से रिलेटेड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये इसको बेटा साथ साथ हम रीड भी करते जाएंगे और इसको डिस्कस भी करते जाएंगे। सबके पास पेज नंबर 62 होना चाहिए टेक्स्ट बुक का, और पेन होना चाहिए, और नोट्स पे 57। मैं आपको साथ साथ समझाता भी जाऊंगा, हम रीड भी करते जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन बनवाने हैं साथ साथ, वो आप इसको लिखते जाइएगा, राइट जी। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले पेज नंबर 62 पे इसकी डेफिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल से बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो इसमें देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कोल हैज़ बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ, ये MCQs भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। हम इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, कोल को डिस्टिल करके इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है सेपरेट करेंगे, राइट जी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें पहले। डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है, द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी मैंने आगे लिख दिया ऑफ कोल, क्योंकि बात ही कोल की हो रही है ना, इसलिए। हाँ, यहाँ तक डेफिनेशन ख़त्म। अच्छा, एज यू नो कोल कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड्स a large number of organic compounds along with a few inorganic compounds। ज़्यादातर ऑर्गेनिक और कुछ हैं इनऑर्गेनिक, यानी कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं हमें इसमें से, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे, मेजर जो है ना वो डिस्कस करने लगे जी। नंबर 1 पे है कौन सा, कोल गैस। हम कोल गैस को डिस्कस करते हैं। बेटा नाम से जाहिर है गैस, ये गैशियस फॉर्म में जब इसको हीट करते हैं ना, सबसे शुरू में स्टार्ट में जैसे ही कोल की स्ट्रॉन्ग हीटिंग स्टार्ट होती है ना, ठीक है, उससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं ना, वोलाटाइल जो इवेपोरेट हो सकते हैं, गैशियस फॉर्म में मिक्सचर बना के सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बेटा कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कोल गैस इज़ मिक्सचर ऑफ, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कोल गैस। कोल गैस का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लिखेंगे। मिक्सचर ऑफ किस चीज़ का बेटा, हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कैसे बने, सोचने वाली बात है, ये चीज़ें कहाँ से आ गई बेटा, अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। आपको पता है कोल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है एंड सल्फर भी है, राइट। ये चीज़ें हैं ना कार्बन, कोल के अंदर ये एलिमेंट्स होते हैं ना, क्लियर। अच्छा, अब क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। अब वो क्या कहते हैं कि जब आप ये सारी चीज़ें कोल में मौजूद हैं, जब आप उसको हीट करेंगे ना, तो हीट के दौरान क्या होगा, इसमें से ये एलिमेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्शन करके कंबाइन होकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कैसे, आपके सामने कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, आपको पता है, मीथेन, CH4, मीथेन गैस बन गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीथेन के अलावा दूसरी कौन सी चीज़, हाइड्रोजन अलग से है, वो हाइड्रोजन अलग से बन जाएगा, H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये CH4, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज मिक्सचर, यानी ये सारी चीज़ें मिक्सचर, तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं ना, तो ये क्या हो गया, कोल गैस इन चीज़ों का मिक्सचर है, ठीक है। और ये गैसेस इवेपोरेट हो जाती हैं, वोलेटाइल हैं, गैसेस हैं, तो सब जाहिर सी बात है फ़ौरन वोलेटाइल फॉर्म में रिलीज़ हो जाती हैं। तो इनको अगर आप कलेक्ट करें तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको पता है ये मीथेन गैस, ये मीथेन है, मीथेन आपको पता है सुई गैस जिससे हम बोलते हैं,
या हम हर घर में नेचुरल गैस के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी बचे ये जो हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इसका मिक्सचर भी फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। इसको एक क्लास आगे जाकर फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे। इसको एक और नाम भी देते हैं इस मिक्सचर को, इसको नाम देते हैं वाटर गैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। वैसे एक नाम दे दिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है ना, इसको बोलते हैं वाटर गैस, यानी ये भी फ्यूल के तौर पे। खैर आप यहाँ तक याद रखें, ये भी बेटा फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, ये गैस भी फ्यूल के तौर पे। और आपको पता है मीथेन भी किसके तौर पे यूज़ होती है, ये भी फ्यूल के तौर पे यूज़ की जाती है, राइट जी। उसका यूज़ भी साथ आपको पता होना चाहिए। कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये चीज़। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न्ड इन एयर, वही बात, यानी किसके तौर पे यूज़ होते हैं, फ्यूल के तौर पे। ये यूज़ भी साथ हो गया। देयरफॉर इट इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल, बता दिया। इन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। बेटा मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये आपने 9th में भी टर्म पढ़ी थी। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेटल्स हैं ना, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ओर से, आपने पढ़ा होगा। यानी हमारे पास मेटल जो मिलते हैं ना, वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। प्योर फॉर्म में कुछ मेटल्स हमें नहीं मिलते, बल्कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, वो क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो कंबाइंड फॉर्म में क्या होते हैं, उनमें से जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉपर है, ये हम आगे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। अब कॉपर अगर हमारे पास है ना, कॉपर प्योर फॉर्म में नहीं होता, कॉपर हमारे पास होता है क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। वो किस में, Cu2S, इस फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है। या हमें मिलता है किस फॉर्म में, यानी क्यूप्रस सल्फाइड इस फॉर्म में मिलता है, यानी कॉपर के साथ सल्फर लगा होता है। बात समझ आ गई है, क्यूप्रस सल्फाइड। या एक और चीज़ होती है, हमारा कॉपर ऐसे भी मिलता है, क्यूप्रस फेरस सल्फाइड, ये इस फॉर्म में मिलता है। CuFeS2 इस फॉर्म में भी मिलता है हमें, क्यूप्रस फेरस सल्फाइड। यानी ये देखिए तो कॉपर प्योर फॉर्म में नहीं है, इधर कॉपर के साथ सल्फर लगा हुआ है, इधर कॉपर के साथ आयरन भी लगा हुआ है और सल्फर भी लगा हुआ है। तो जब हम इनको सेपरेट करते हैं ना, कॉपर को अलग करना है, सल्फर को अलग करना है, कॉपर को अलग करना है और बाकी चीज़ को अलग करना है, तो वहाँ पर इनको सेपरेट करके प्योर मेटल को अलग करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस कराने पड़ते हैं, ठीक है। हमें डिफरेंट प्रोसेसेस करने होते हैं, फिजिकल प्रोसेसेस भी हो रहे होते हैं और केमिकल प्रोसेसेस भी हो रहे होते हैं। क्लियर। तो आप फिर क्या करते हैं, इसमें बता रहा था बेटा आपको, वहाँ पर इनको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मिक्सचर, गैस का मिक्सचर पास कराते हैं, ताकि वो इनर्ट एटमॉस्फेयर फर्दर रिएक्शन को रोकना और उनको सेपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं और प्योर मेटल को अलग करने के लिए इनका रोल होता है। उसमें वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पास कराई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इसका मिक्सचर बना के भी पास करा सकते हैं गैसियस फॉर्म में, वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, समझ जाए, जैसे एक चीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इनका जो रोल होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे होता है। ये रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को अलग कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ों को अलग कर रहे होते हैं। इस तरीके से यानी कि आप इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से आप इसको जहन में रख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, तो खैर आपने इसको भी सिर्फ याद रखना है कि ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं और मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मेटलर्जी का वर्ड मेटल से है, यानी मेटल्स को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। खैर ये सिंपल सी बात थी, आपने अभी याद ही करना है इसको। मज़ीद मेटलर्जी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे अमोनिकल लिकर। जी, अमोनिकल लिकर, बेटा अमोनिकल लिकर क्या है? लिकर का वर्ड समझ आता है, लिक्विड्स से आप याद रखें इसको वैसे, ठीक है। अमोनिकल लिकर, अमोनिया का वर्ड कहाँ से आया? अमोनिकल का वर्ड कहाँ से आया? अमोनिया से। अमोनिया से। अब अमोनिया क्या होती है बेटा, आपको पता है, NH3, अमोनिया गैस। कैसे बनी बेटा? यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, इधर से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे होते हैं। जब आप हीट करते हैं ना, उस दौरान इनका कॉम्बिनेशन होता है, ये चीज़ें भी बनती हैं, साथ साथ ये चीज़ें भी बनती हैं, अमोनिया। अब अमोनिया बनता है और साथ आपको पता है हाइड्रोजन भी है
ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कुछ क्वांटिटी किसकी बना रहे होते हैं, वाटर वेपर्स की बना रहे होते हैं। वाटर वेपर भी साथ साथ बन रहे होते हैं। तो अमोनिया गैस इन वाटर H2O, जब अमोनिया गैस को वाटर में आप डिज़ोल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा या उसका जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिकल लिक्कर। यानी वो भी उस दौरान बन रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास कोल होता है ना, कोल को जब आप, कोई भी फॉसिल फ्यूल है, कोई भी, जब भी आप उसको बर्न करते हैं या हीट करते हैं उस दौरान वेपर्स, वाटर वेपर्स लाजमी निकलते हैं। बेशक वो माइन्यूट क्वांटिटी में हो, थोड़ी क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, क्योंकि कोल में मॉइस्चर भी होता है। और वैसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जब ये गैसेस बन रही होती हैं तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के दौरान हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर वेपर्स भी बना रहे होते हैं। इनके मॉइस्चर भी बन रही होती है, साथ साथ वाटर वेपर्स बन रहे होते हैं। तो अमोनिया गैस इन वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिकल लिक्कर। तो वैसे अमोनिया गैस भी बन रही होती है, आपको पता है। ये अमोनिकल लिक्कर कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनियम में। और इसको अगर फर्दर रिएक्शन करा दें, अमोनिया को रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3, अमोनियम नाइट्रेट आपको पता है ये फर्टिलाइज़र है। नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे यानी H2SO4 के साथ, तो अमोनियम जब रिएक्शन करेगा या अमोनिया रिएक्शन करेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा NH4 twice SO4, दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। यानी ये क्या हैं दोनों, बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र हैं, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स हैं दोनों। और इनकी इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो कि इंडस्ट्री में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जी पढ़ लेते हैं इसको, अमोनिकल लिक्कर। बेटा ये इसकी डेफिनेशन है, अलग से भी आ सकती हैं। व्हाट इज़ अमोनिकल लिक्कर, तो बताएंगे आप। अमोनिकल लिक्कर इज अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। ठीक है, अमोनिकल लिक्कर बन गया। अच्छा, दूसरी बात, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, वो आपके सामने है, बता दिया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट। और नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। मैंने दोनों बातें बता दी हैं, उसने एक बात बताई है। नंबर 3, कोल तार। इसको कोल तार बोलते हैं बेटा, कोल तार। जी ये आ गया जी कोल तार। अब इसमें बेटा याद रखना है, जब ये गैसेस अलग हो जाएंगी, आप समझना है बात को। वैसे भी आपको एक थोड़ी सी लॉजिकल बात बता दूं, आपको पता है किसी भी चीज़ में जब आपने हीट किया, स्टार्ट में गैसेस अलग हो गई। सबसे पहले जो वो चीज़ वोलेटाइल, वो चीज़ इवेपोरेट होगी ना, जिसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो किस में होती हैं, गैस में। गैस इवेपोरेट हो गई। जब गैस सारी इवेपोरेट हो जाएगी, गैस इवेपोरेट होने के बाद बाकी क्या बचेगा, लिक्विड। वोलेटाइल कंपाउंड उड़ गए, अब जो कोल बचा होगा वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि मेल्ट हो रहा होता है साथ साथ। मेल्ट हो गए, क्या बनेगा, लिक्विड। ये लिक्विड कैसे बना, ये कोल मेल्ट हो गया अब, क्योंकि आपने हीट किया ना उसको बहुत टेम्परेचर पे। कोल अब क्या हो गया, मेल्ट हो गया। जब कोल मेल्ट होता है तो लिक्विड बनता है। अब लिक्विड बन गया। वैसे सोचने की बात है, लिक्विड के बाद जब लिक्विड अलग कर लेंगे, कुछ हिस्सा उसका जो लिक्विड बनने के बाद बचता है वो कौन सा रह जाएगा, सॉलिड। यानी सारा का सारा मेल्ट नहीं होता, कुछ सॉलिड भी बच जाता है। यानी आप ये देखें, कोल क्या था, सॉलिड था। सॉलिड को जब आपने हीट किया, सबसे पहले उसमें से गैसेस इवेपोरेट हो गई। गैसेस इवेपोरेट होने के बाद क्या बचा, लिक्विड भी बच गया। ये अब हम लिक्विड पे आ गए। जो कोल तार है ना, ये लिक्विड है, ये थिक ब्लैक लिक्विड है। ये थिक ब्लैकिश, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, थिक ब्लैक लिक्विड है। ये बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। ठीक है, थिक, क्योंकि आपने कोल को मेल्ट किया है ना। थिक ब्लैक लिक्विड, ये थिक ब्लैक लिक्विड आपको बचेगा, मिलेगा। गैसेस इवेपोरेट, अमोनिया भी गैस थी, इवेपोरेट।
मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसेस थी, ये भी इवेपोरेट, अब लिक्विड बन गया। थिक ब्लैक लिक्विड जो बचेगा उसको नाम है कोल तार। क्या है उसका नाम? कोल तार। वो कहता है इस कोल तार में से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब कोई चीज़ लिक्विड बन जाती है ना, लिक्विड यानी कोल मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया, अब लिक्विड को अलग से आप डिस्टिल कर सकते हैं, लिक्विड की अलग से डिस्टिलेशन करते हैं। सॉलिड चीज़ की डिस्टिलेशन करें तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। और अगर लिक्विड चीज़ की डिस्टिलेशन करें उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट, ये एक चीज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जी हमारे पास आप उसकी फर्दर आपने क्या करनी है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है आपने, राइट। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सॉरी LA आएगा यहाँ पे, LATI, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब लिक्विड की भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप करेंगे ना, इससे आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, और उनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। कौन से? एरोमेटिक, जिनको आप बेंजीनॉइड कहते थे, जिनमें बेंजीन रिंग होता था। यानी किस में से? एक्चुअली कोल तार में से। ये मैंने टर्म आपको समझाई, लिक्विड। लिक्विड को जब भी आप दोबारा क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं या उसको फर्दर उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उसको बल्कि बॉयल करते हैं। क्या करते हैं? बॉयल। लिक्विड को हम बॉयल ही कर सकते हैं। लिक्विड को जब हम बॉयल करेंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको बोलेंगे। इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं। यानी आप कह सकते हैं ये जो आपके पास लिक्विड था, आपने लिक्विड की फर्दर डिस्टिलेशन करनी है। वो डिस्टिलेशन कौन सी होगी? डिस्टिलेशन से आपको क्या मिलेगा? उसका नाम क्या था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मिलेगा? आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, जिनमें कौन से ज़्यादा होंगे? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से मिलेंगे? उनमें से कुछ चंद के नाम भी बता दिए गए हैं, ठीक है ना। उनमें आपको बता दें कि बेंजीन है, ठीक है, उसके बाद फिनोल है, टॉलुइन है, टॉलुइन के अलावा एनिलीन है, नाम बताए गए हैं कुछ, ठीक है ना। उसमें नाम कुछ बता देता हूँ मैं, बताए गए हैं आपके पास। फिनोल भी है, बेंजीन भी है, ये देखें ये सारे बेंजीनोइड हैं। बेंजीन तो लाजमी होगा, बेंजीन, फिनोल, ये भी कंपाउंड है, ठीक है। ये सारे के सारे लिक्विड होते हैं, ठीक है। फिनोल, उसके बाद टॉलुइन, टॉलुइन, इसको टॉलुइन भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ टॉलुइन, ठीक है ना। इसको टॉलुइन पढ़ते हैं, टॉलुइन, ये भी लिक्विड है। उसके बाद एनिलीन, ये भी, ये सारे के सारे लिक्विड हैं, ठीक है ना। बेंजीन, फिनोल, टॉलुइन एंड एनिलीन, ये सारे के सारे ये एरोमेटिक हैं। इन सब में बेंजीन होता है, बेंजीन लाजमी होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसमें सिर्फ बेंजीन होता है, इसमें बेंजीन के साथ OH लगा होता है, इसमें बेंजीन के साथ CH3 लगा होता है, इसमें बेंजीन के साथ NH2 लगा होता है। ये हायर क्लासेस की बातें हैं वैसे, लेकिन आपने सिर्फ नाम याद रखा। ये कंपाउंड अलग हो जाएंगे। जब इन कंपाउंड्स को अलग कर लेंगे तो इन कंपाउंड्स को अलग करने के बाद बाकी जो लिक्विड बचेगा, यानी आप कहेंगे इसको, अब बाकी जो रेजिड्यू बचेगा, लिक्विड होगा वो भी, रेजिड्यू, जो बाकी रेजिड्यू बचेगा, इन चीज़ों को, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स को अलहदा करने के बाद जो रेजिड्यू बचेगा ब्लैक होगा, वो भी थिक ब्लैक होगा। वो ब्लैक जो रेजिड्यू बचेगा उसका नाम रखा गया बेटा पिच, PITCH, पिच, ठीक है। ये क्रिकेट खेलने वाली पिच नहीं है, ठीक है, वैसे इसका नाम पिच है। लेकिन इसी से एक चीज़ समझाऊंगा आपको, जो पिच बनाते हैं आपने देखा होगा वो कितनी स्मूथ और बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। अच्छा, मजबूत भी होती है पिच। इसको आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड के बाद जो ब्लैक रेजिड्यू बचता है, किस में से? कोल तार का। ये कोल तार में से बचा है।
कोल तार में से जो रेजिड्यू बचा है उसका नाम क्या है? पिच। पिच को आप दूसरे अल्फाज में याद रख सकते हैं बेटा, ये जो रोड वगैरह बनाने के लिए लुक डालते हैं, आपने देखी होगी बेटा, ब्लैक कलर की, कलर ब्लैक होता है ना, उसका लुक डालते हैं रोड बनाने के लिए, तो वो उसका नाम पिच है। यहाँ पर कोल तार का जो रेजिड्यू है ना, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर उर्दू में, ये एक्चुअली लुक है, लुक है ये बेटा, ठीक है। ये वो लुक है जो आप रोड पे डालते हैं, ये वो मतलब लुक है जो आप आमतौर पर ये बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है ना, छत वगैरह पे भी सरफेसिंग करने के लिए, उसको छत वगैरह को क्या करने के लिए, मतलब क्या करते हैं आप, मजबूत करने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी एक लेयर, पतली पतली सी एक तह लगा देते हैं, ताकि क्या हो कि वो आप कहते हैं ये वाटर प्रूफ हो जाएगी, ये बिल्कुल इसमें से कोई चीज़ पास नहीं होगी, ठीक है ना। तो जैसे रोड मजबूत होते हैं, बिल्कुल सेम लुक डालने से वो छत वगैरह भी मजबूत हो जाती है, ठीक है ना। लेंटर डालने के बाद बिल्कुल उसके ऊपर एक बारीक सी ब्लैक कलर की लेयर लगा देते हैं, ठीक है ना, लुक वगैरह डाल के, वो डालने के बाद फिर ऊपर से बाकी उसको मजबूत करते हैं, जो भी चीज़ डालनी है उसके ऊपर, ठीक है। तो उसको पिच बोलते हैं। इसको रीड कर लेते हैं जी। तो यानी ये चीज़ें कोल तार से मिली, जो लिक्विड मिला सारा का सारा वो किस में आ गया? कोल तार में आ गया जी। कोल तार है क्या? कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी अंडरलाइन कर लें, कहते हैं इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी फिर इस लिक्विड को ले जाते हैं लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, फर्दर इसके रिएक्शन करा के इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से निकलती हैं। ये नेचुरल है जी। मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोस्टली एरोमेटिक, ये मैंने बता दिया आपको। दीज कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जाहिर है लिक्विड है, तो लिक्विड को जब डिस्टिल करना हो उसका नाम क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी उसको बॉयल करके अलहदा करना, बॉयलिंग पॉइंट की बेस पे होता है। सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरोमेटिक, यहाँ पर हम कुछ नाम बताए गए हैं, कौन कौन से? बेंजीन, फिनोल, टोलुइन, एनिलीन, etc। अच्छा, इनके यूजेस भी बताए गए हैं, आप बेशक आगे हेडिंग बना लें, यूजेस ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इन्हीं ऑर्गेनिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड के यूजेस हैं, आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं क्या? यूजेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं। ठीक है, अच्छा। दीज केमिकल्स आर यूज टू सिंथेसाइज, बता दिए बेटा, किस में? ड्रग्स में, डाइज, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, वार्निशेस। बेटा वार्निशेस भी एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। आमतौर पर इसको फर्नीचर वगैरह की जो पॉलिशेस वगैरह होती हैं उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, क्लियर। अच्छा, और उसके बाद प्लास्टिक्स में, सिंथेटिक फाइबर एंड पेस्टिसाइड्स, ये उसके यूजेस थे। बिसाइड्स दीज वैल्यूएबल केमिकल्स, यहाँ से अब मार्क करें द ब्लैक रेजिड्यू, यहाँ से ब्लैक रेजिड्यू के ऊपर हेडिंग बना लें, किसकी? पिच की। अब पिच की आपने हेडिंग बना लेनी है, पिच। व्हाट इज पिच? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पिच जी। द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार इज कॉल्ड पिच, इसका यूज भी बताना है आगे। इट इज़ यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स, बता दिए मैंने, रोड बनाने के लिए और छत वगैरह पे जो उसकी मतलब क्या करते हैं, लेंटर डालने के बाद उसको मजबूत करने के लिए डालते हैं इसकी एक लेयर, क्लियर। तो यहाँ तक ये पिच भी हो गया और उसका यूज़ भी हो गया, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है जी, पेज नंबर 63 पे हम आ गए हैं, कोक। अब पेज नंबर हमारे पास कौन सा है जी? 63। स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप, बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटे छोटे बातें हैं इसमें। अच्छा, कोक आ गया जी। अब बेटा सारा का सारा लिक्विड तो यूज़ हो गया, हमने एरोमेटिक कंपाउंड भी अलहदा कर लिए, और एरोमेटिक कंपाउंड अलहदा करने के बाद जो पिच, बाकी जो उसका रेजिड्यू बचा, उसको भी लुक के तौर पे हमने यूज़ कर लिया। जब गैसेस भी ख़त्म हो गई, लिक्विड्स भी ख़त्म हो गया, आखिर में क्या बचेगा? आपको पता है, सॉलिड। अब सॉलिड, ये जो सॉलिड बचेगा उसको बोलेंगे हम कोक। कोक एक्चुअली क्या है? ये सॉलिड रेजिड्यू है। सारी चीज़ें, सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जब निकल जाते हैं कोल में से, जब आखिरी चीज़ बचती है, जो हिस्सा सॉलिड फॉर्म में रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड रेजिड्यू को कोक।
सॉलिड रेजिड्यू, ठीक है। तो ये उसका क्या है बेटा, मतलब सॉलिड रेजिड्यू है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं तकरीबन सिर्फ कार्बन ही बाकी बचा है। कार्बन के बाकी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स थे, कंपाउंड एलिमेंट्स थे उसमें, सॉरी एलिमेंट्स थे उसके अंदर, वो सारे निकल गए, अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना के उड़ गए। बाकी जो एंड में सॉलिड बचता है दैट इज़ प्योर कार्बन, आप उसको कहते हैं वो क्या है, प्योर कार्बन है। और उसमें कितने परसेंट कार्बन होता है, 98% कार्बन होता है उसमें। 100% तो फिर भी नहीं होता ना, क्योंकि कुछ कंपाउंड्स इम्प्योरिटीज़ के तौर पे रह जाती हैं ना, कुछ उसमें एलिमेंट्स रह जाते हैं इम्प्योरिटीज़ के तौर पे, कुछ एलिमेंट्स उसमें रह जाते हैं, कुछ मिनरल्स रह जाते हैं उसमें, इसीलिए उसको कहते हैं 98% कार्बन है, यानी कि आप कह सकते हैं 98%, ठीक है, कार्बन है, सॉलिड रेजिड्यू है। सारी चीज़ें जब सारे के सारे वोलाटाइल यानी कंपाउंड्स इसके इवेपोरेट हो गए, लिक्विड भी अलहदा हो गया, गैसियस प्रोडक्ट्स भी सेपरेट हो गए, एट द एंड जो उसका सॉलिड रेजिड्यू बचा है दैट इज़ कॉल्ड कोक। कोक ये इसका कलर भी ब्लैक होता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर की वजह से मैं एक अपने तौर पे ये बात करता हूँ अक्सर, ये कोई साइंटिफिकली ये प्रूफ मैं इसका नहीं दे सकता, ना ही मैंने कभी पढ़ा है, ना ही मैंने इसको देखा। कोक का आपने देखा, कोक पीते हैं, कोक में कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। तो दैट आई थिंक कोक यहाँ पर इसलिए कहा गया, कोक कार्बन होता है और कार्बन मोस्टली क्या होता है, कलर उसका ब्लैक होता है, कार्बन का कलर क्या होता है अपना, ब्लैक होता है। तो इस वजह से ये क्या कहते हैं, हम इसको आमतौर पर कह देते हैं कि कार्बन के कलर की वजह से इसका नाम क्या रखा गया, कोक, क्योंकि कार्बन बचती है, कार्बन ब्लैक पाउडर होता है एक किस्म का, सॉलिड होता है, उस वजह से इसका नाम क्या रख दिया, कोक, ठीक है। सॉलिड रेजिड्यू है और ये 98% कार्बन है, इसके भी अपने यूज़ हैं। इसको भी फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये भी फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, ये भी मेटलर्जिकल ऑपरेशन में, मेटलर्जिकल प्रोसेस में जहाँ पर ये यूज़ होती थी ना, जैसे कोल गैस को हम यूज़ करते थे, मेटलर्जिकल प्रोसेस। अच्छा, मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर हमने क्यों कहा था कि कोल गैस को यूज़ करते हैं। बेटा कोल गैस में भी आम तौर पर देखो मीथेन है, मीथेन में से भी हम वहाँ पे क्या बनाते थे, कार्बन बनाते थे, इसमें से भी कार्बन मिलता है ना, अगर आप इसको हीट करें तो आपको कार्बन यानी कोक मिल सकती है ना। इधर देखें कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें भी कौन सी चीज़ मौजूद है, कार्बन। एक्चुअली प्योर कार्बन जो है या कोक जो है, पाउडर जो बनता है इससे, यानी मीथेन से आप कार्बन आपको मिलती है, उसको हम बोलते हैं कार्बन ब्लैक, नाम क्या होता है इसका, कार्बन ब्लैक। तो मीथेन गैस से हमें कार्बन ब्लैक मिलती है, इसीलिए आपने यहाँ पर कहा था कि कोल गैस को हम मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, यानी फ्यूल तो गैस तो फ्यूल है, लेकिन फ्यूल से क्या मिलता है, कार्बन, कार्बन ब्लैक। उस कार्बन ब्लैक को आप फिर मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं, डायरेक्ट गैस को यूज़ नहीं करते। इसमें भी सेम सॉलिड पाउडर को फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, ये भी मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज़ होता है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। जी देखिए, अब इसको पढ़ लेते हैं साथ। हाँ, कोक इज़ 98% कार्बन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल, कोल का आखिर में जो बचता है रेजिड्यू वो है। व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन it loses all its volatile components and leaves behind a solid residue called coke. इसका यूज़ है, अब आगे यूज़ लिख लें, हेडिंग बना लें, यूजेस, इसका यूज़। इट इज़ मेनली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वही बात जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में मैंने बताई आपको, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स स्पेशली आयरन, यानी कि वैसे सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा कहाँ पड़ती है, आयरन में, जब आयरन को आप सेपरेट कर रहे होते हैं। नंबर 2, दूसरा यूज़ कौन सा है इसका, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल, ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कार्बन जो है ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होती है, कार्बन बर्न भी हो सकती है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये बेटा हमारा ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का टॉपिक था ये हो गया। अब इसके साथ ही टेस्ट योरसेल्फ है हमारे पास, कौन सा, 11.2, ये भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी है। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा है ना, तो इसी के रिलेटेड है ये, तो इसी को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो मैं आपको मार्क भी करवा देता हूँ उसके क्वेश्चन, आप साथ ही इसको मार्क कर लें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, 11.2 टेस्ट योरसेल्फ हमारे पास है।
11.2 टेस्ट यूर सेल्फ। 11.2 जी। इसका पहला क्वेश्चन है कौन सा बेटा? नेम द गैसेज विच आर फाउंड इन कोल गैस। अभी हमने पढ़ा है, आप मार्क कर लें पेज नंबर 62 पे। कोल गैस में इट इज़ मिक्सचर ऑफ कौन कौन सा बेटा? आपको पता है हाइड्रोजन H2, मीथेन नाम भी लिखना है साथ CH4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अभी मैंने आपको बताया है, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन कर लें कोल गैस की, ठीक है। ये आंसर हो गया। नंबर 2, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें। इज कोल तार अ कंपाउंड? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोल तार? बेटा नहीं, आपको पता है कोल तार इज अ मिक्सचर। नो, कोल तार क्या है बेटा? मिक्सचर है। आप डेफिनेशन या कहाँ से लिखेंगे? पेज नंबर 62 फर्स्ट लाइन। कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली एरोमेटिक। यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन उसकी पूरी लिखेंगे, ये मिक्सचर है बेटा। आप लिखेंगे नो कोल तार इज अ मिक्सचर, फिर आगे उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज कोक? अभी हमने पढ़ा है। फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड? बेटा मार्क कर लें पेज नंबर 63 पे कोक की डेफिनेशन और उसके यूज। कोक वाला पूरा पैराग्राफ, ठीक है, कोक वाला पूरा पॉइंट नंबर 4 सारा लिखेंगे। नंबर 4, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल? बेटा मैंने बता दिया था, पेज नंबर 62 पे देखें। एंथ्रासाइट, आप एंथ्रासाइट की बात करेंगे, आप कहेंगे एंथ्रासाइट इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। क्लियर? क्योंकि उसमें कितने % आप कहेंगे? बिकॉज इट कंटेन 90% ऑफ कार्बन। इसमें कितने % कार्बन होता है? 90% कार्बन होता है। बेशक उसको आगे यूज़ भी लिख दें, ना लिखें कोई हर्ज नहीं है, यानी नाम बताना है एंथ्रासाइट। ये पेज नंबर 62 पे एंथ्रासाइट वाला पोर्शन देख लें। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 5, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन? लो जी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन बतानी है। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। पेज नंबर 62 पे देखें, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल के बिल्कुल नीचे जो मैंने आपको अभी मार्क करवाई है। लो जी, हमारा ये टेस्ट योर सेल्फ भी कंप्लीट हो गया। तो बेटा ये था हमारा आज का बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक, ठीक है। आपने इसको तैयार करना है, इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।